मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार साथियों। तो निम्न में से किस रस में पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? निम्न में से किस रस में पाचक यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? तो इसमें है पित्त रस यानी कि बाइल में, जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस में, और आंत्रीय रस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस में, और अग्नाशयी रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस में। तो इसका सही उत्तर है कि पित्त रस में यानी कि बाइल में। अब दूसरे नंबर पे है एंटेरोकाइनेज एंजाइम पाया जाता है जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस में, अग्नाशयी रस में यानी कि पैनक्रियाटिक जूस में, पित्त यानी बाइल में, आंत्रीय रस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस में। तो इसका सही उत्तर है आंत्रीय रस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस। नेक्स्ट है क्षुधा केंद्र यानी एपिटाइट सेंटर पाया जाता है हाइपोथैलेमस में, मेड्यूला में, सेरिबेलम में और पोन्स में। तो इसका सही उत्तर है कि क्षुधा केंद्र यानी कि एपिटाइट सेंटर जो है वो हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। नेक्स्ट है जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस के श्रवण को उद्दीपित यानी स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है गैस्ट्रिन, एंट्रोगैस्ट्रोन, हिपेटोक्राइनिन और कोलिसिस्टोकाइनिन। तो इसका सही उत्तर है गैस्ट्रिन यानी कि जठर रस गैस्ट्रिक जूस के श्रावण को उद्दीपित यानी कि स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है गैस्ट्रिन। नेक्स्ट है Na+ व Cl- का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? छोटी आंत में, ग्रहणी यानी कि डियोडेनम में, मुख गुहा में या बड़ी आंत में। तो इसका सही उत्तर है बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। और आगे चलते हैं। मल यानी स्टूल में गंध का कारण है बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन या कोप्रोस्टिरोल या इंडोल व स्केटोल या उपरोक्त सभी। तो मल यानी स्टूल में गंध का कारण है इंडोल व स्केटोल, इंडोल व स्केटोल। ये इसका सही आंसर है। तो रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और नेक्स्ट है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन डी। तो सही आंसर है इसका कि विटामिन सी। नेक्स्ट है आमाशय की पेराइटल कोशिकाएं स्रावित करती हैं। क्या स्रावित करती हैं? म्यूसिन, पेप्सिन, HCl या उपरोक्त सभी। तो आमाशय की पेराइटल कोशिकाएं तनु यानी कि HCl स्रावित करती हैं। नेक्स्ट है लार में जीवाणुनाशी यानी कि बैक्टीरिसाइडल है सेरुमिन, क्राइम, लाइसोजाइम और एमाइलेज। तो लार में जीवाणुनाशी है लाइसोजाइम। और नेक्स्ट है लैक्टियल्स संबंधित है दूध के पाचन से, वसा के अवशोषण से, लैक्टिक अम्ल के पाचन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लैक्टियल्स संबंधित है वसा के अवशोषण से। नेक्स्ट है वसीय अम्ल व ग्लिसरोल का अवशोषण होता है लसिका वाहिकाओं में, रसांकुर में,
रुधिर केशिकाओं में या यकृत निवाहिका में? तो इसका नेक्स्ट सही आंसर है कि वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है लसिका वाहिकाओं में। नेक्स्ट है, किस विटामिन की अनुपस्थिति से कैल्शियम की कमी हो जाती है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी। तो किस विटामिन की अनुपस्थिति से कैल्शियम की कमी हो जाती है? विटामिन डी। जैकबसन अंग संबंधित होते हैं स्पर्श से, दाब से, गंध से, सुनने से। तो जैकबसन अंग संबंधित होते हैं गंध से। कपोल दांत यानी कि चीक टीथ हैं कृंतक व रदनक। कृंतक यानी कि इंसीजर व रदनक यानी कि कैनाइन में। बी, रदनक यानी कि कैनाइन व अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर में। और सी है अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर व चवर्णक यानी कि मोलर। डी है रदनक यानी कैनाइन व चवर्णक यानी मोलर में। तो कपोल दांत यानी कि चीक टीथ होते हैं प्रीमोलर व मोलर। चीक टीथ कौन होते हैं? प्रीमोलर व मोलर। नेक्स्ट है कोमल तालु यानी कि सॉफ्ट पैलेट का वह भाग जो ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स से लटका रहता है। पेलेटाइन, टांसिल्स, व्हीलम प्लेटाई, जैकबसन्स अंग। तो इसमें यह है कि सॉफ्ट पैलेट का वह भाग जो ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स से लटका होता है उसको बोलते हैं व्हीलम प्लेटाई। व्हीलम प्लेटाई। प्रोटीन को अमीनो अम्लों में तोड़ा जाता है आंत्र में। प्रोटीन को अमीनो अम्लों में तोड़ा जाता है आंत्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है, भूखे मनुष्य में सर्वप्रथम कौन सा संचित पदार्थ उपयोग में आता है? वसा, प्रोटीन, ग्लाइकोजन या विटामिन? तो इसका सही आंसर है विटामिन ग्लाइकोजन। क्या है आंसर? ग्लाइकोजन। अब चलते हैं आगे। यह है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है? एमाइलोप्सिन, स्टीएप्सिन, एरोप्सिन और पेप्सिन। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलोप्सिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि अमीनो अम्लों का अवशोषण होता है रसांकुर यानी कि विली की रुधिर केशिकाओं यानी कि ब्लड कैपिलरीज में, मलाशय यानी कि रेक्टम की भित्ति में, मलाशय की रुधिर केशिकाओं एवं लैक्टियल्स में, रसांकुर यानी कि विली की लैक्टियल्स में। तो इसका आंसर है कि अमीनो अम्लों का अवशोषण रसांकुर यानी कि विली की रुधिर केशिकाओं यानी कि ब्लड कैपिलरीज में होता है। नेक्स्ट है, एपिडर्मिस का सबसे आंतरिक परत है कार्नियम, लूसिडियम, ग्रेन्युलोसम, जर्मिनेटिव। तो यह है एपिडर्मिस का सबसे आंतरिक परत है जर्मिनेटिव। नेक्स्ट है, एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत है कार्नियम, लूसिडियम, ग्रेन्युलोसम, जर्मिनेटिव। तो एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत है कार्नियम। नेक्स्ट है, शरीर में अधिकांश यानी कि हीट लॉस होता है फेफड़ों द्वारा यानी कि लंग्स द्वारा, किडनी द्वारा, त्वचा द्वारा या ब्रेन द्वारा। तो शरीर की अधिकांश हीट लॉस होता है त्वचा द्वारा यानी स्किन द्वारा। नेक्स्ट है, श्वेत ग्रंथियां यानी कि स्वेट ग्लैंड कब उत्तेजित होती हैं? जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जब शरीर का तापमान कम हो जाता है, जब व्यक्ति सो रहा होता है, जब शरीर का तापमान स्थिर रहता है। तो इसमें सही आंसर है कि श्वेत ग्रंथियां यानी कि स्वेट ग्लैंड्स कब उत्तेजित होती हैं? जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है यानी कि हीट टेम्परेचर पर। नेक्स्ट है, त्वचा की रुधिर वाहिनियों के प्रसार यानी कि वेसो डायलेशन से होता है ऊष्मा हानि यानी कि हीट लॉस, ऊष्मा का उत्पादन यानी कि हीट प्रोडक्शन। नेक्स्ट है, इसका ऊष्मा हानि या उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्वेत ग्रंथियों का निष्क्रिय होना।
तो क्या है, रुचिर की रुधिर वाहिनियों के प्रसार यानी कि वेसो डायलेशन से होता है ऊष्मा हानि यानी कि हीट लॉस। चलते हैं नेक्स्ट, बाहर से अंदर की ओर एपिडर्मिस की परतों का सही क्रम क्या है? कॉर्नियम, लूसिडियम, ग्रेन्युलोसम, जर्मिनेटिव। तो इसका सही आंसर है कॉर्नियम, लूसिडियम, ग्रेन्युलोसम और जर्मिनेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वचा के एरेक्टर पिलाई के संकुचन का संबंध है छिद्रों के खुलने से, छिद्रों के बंद होने से, शरीर का तापक्रम बढ़ाने से यानी कि वार्मिंग मैकेनिज्म से, या शरीर का तापक्रम कम करने से यानी कि कूलिंग मैकेनिज्म से। तो त्वचा के एरेक्टर पिलाई के संकुचन का संबंध है शरीर के तापमान बढ़ाने से यानी कि वार्मिंग मैकेनिज्म से। नेक्स्ट है कि वह पदार्थ जो कि रोमों को कोमल बनाए रखता है तथा उन्हें चमक देता है कहलाता है पसीना यानी कि स्वेट, सीरुमन। नेक्स्ट है सीबम या उक्त सभी। तो वह पदार्थ जो कि रोमों को कोमल बनाए रखता है तथा उन्हें चमक देता है कहलाता है सीबम यानी कि सीबम। निम्न में से कौन सा क्रम सही है? कोल्ड यानी एरेक्टर पिलाई का संकुचन, रोमों का खड़ा होना, शरीर को गर्म रखना यानी कि वार्मिंग मैकेनिज्म। दूसरा है कोल्ड यानी एरेक्टर पिलाई का फैलना, रोमों का खड़ा होना, शरीर को गर्म रखना, वार्मिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट है कोल्ड एरेक्टर पिलाई का फैलना, रोमों का खड़ा होना, शरीर को ठंडा करना, कूलिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट है कोल्ड एरेक्टर पिलाई का संकुचन, रोमों का खड़ा होना, शरीर को ठंडा करना यानी कि कूलिंग मैकेनिज्म। तो इसका सही आंसर है कि निम्न में से कौन सा क्रम सही है? कोल्ड वाला। कोल्ड एरेक्टर पिलाई का संकुचन, रोमों का खड़ा होना, शरीर को गर्म रखना, वार्मिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्न में से कौन सा त्वचा का प्रमुख कार्य नहीं है? शरीर का तापमान सामान्य रखना, विटामिन डी का निर्माण, और नेक्स्ट है जब किडनी ठीक प्रकार से काम ना कर रही हो तो यूरिया का उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर सीबेरियस ग्रंथियां प्रचुरता में नहीं पाई जाती हैं? चेहरा यानी फेस, पैर के तलवे यानी कि सोल्स ऑफ द फीट, बगल यानी एक्जिला में, ग्रोइन। तो इसमें है सही आंसर कि निम्न में से किस स्थान पर सीबेरियस ग्रंथियां प्रचुरता में नहीं पाई जाती? पैर के तलवों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एक वयस्क व्यक्ति में कुल वजन का कितना प्रतिशत जल द्वारा बना होता है? 40%, 60%, 80%, 90%। तो 60%। एक वयस्क व्यक्ति में कुल वजन का कितना प्रतिशत जल से बना होता है? 60% से। तो शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत ECF द्वारा निर्मित होता है? 22% यानी कि 60%, 22%, 38%, 90%। तो इसका सही आंसर है कि शरीर में कुल वजन का कितना प्रतिशत ECF द्वारा निर्मित होता है? 22। नेक्स्ट है, निम्न में से रक्त कोशिकाओं का उदाहरण नहीं है? कुप्फुर कोशिका, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट। तो निम्न में से रक्त कोशिका का उदाहरण नहीं है कुप्फुर कोशिका। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति का वजन 70 किलो है तो उसमें फ्लूइड की कुल मात्रा कितनी होगी? 60 लीटर, 24 लीटर, 42 लीटर, 36 लीटर। तो एक व्यक्ति का वजन यदि 70 किलो है तो उसमें फ्लूइड की मात्रा 42 लीटर होगी। निम्न में से कौन सा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का उदाहरण है? रक्त, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इंटरस्टाइनल फ्लूइड और उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी रहेगा। निम्न में से कौन सा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का उदाहरण है? उपरोक्त सभी। शरीर की सबसे बड़ी कार्यात्मक इकाई है? अंडाणु यानी ओवम, शुक्राणु यानी स्पर्म, कोशिका यानी सेल, अणु यानी कि मॉलिक्यूल। तो शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है कोशिका यानी सेल। कोशिका का सबसे बड़ा अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गाल्जी काय, लाइसोसोम। तो कोशिका का सबसे बड़ा अंग है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस।
नेक्स्ट है, एक कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड की कितनी परतें पाई जाती? 1, 2, 3, 4। तो एक कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड की 2 परतें पाई जाती हैं। निम्न में से कौन सी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? कंकालीय पेशिका, स्केलेटन मसल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं WBC, लाल रुधिर कणिकाएं RBC, और डी है मोनोसाइट। तो निम्न में से कौन सी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? लाल रुधिर कणिकाओं में। और अब चलते हैं नेक्स्ट, केंद्रक को हटाने के बाद कोशिका का बचा हुआ भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? कंकालीय पेशियाएं यानी कि स्केलेटन मसल, श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी WBC, लाल रुधिर कणिकाएं यानी RBC, मोनोसाइट। तो निम्न में से कौन सी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? लाल रुधिर कणिकाओं में। केंद्रक को हटाने के बाद कोशिका का बचा हुआ भाग कहलाता है साइटोप्लाज्म। एक कोशिका का वाटरी फ्लूइड जिसमें केंद्रक सहित सभी कोशिकांग पाए जाते हैं कहलाता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोसोल या क्रोमोप्लाज्मा। तो इसमें सही आंसर है कि एक कोशिका का वाटरी फ्लूइड जिसमें केंद्रक सहित सभी कोशिकाएं पाए जाते हैं कहलाता है साइटोसोल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन का निर्माण करता है? राइबोसोम, गाल्जी काय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन का निर्माण करता है? राइबोसोम। चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कोशिका में क्या कार्य है? प्रोटीन का निर्माण, वसा का निर्माण, ATP का निर्माण, उपरोक्त सभी। चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कोशिका में क्या कार्य है? वसा का निर्माण। नेक्स्ट है, समसूत्री यानी कि माइटोटिक विभाजन के द्वारा अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज। तो समसूत्री यानी कि मायोटिक विभाजन के दौरान अवस्थाओं का सही क्रम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। नेक्स्ट है अर्धसूत्री यानी कि माइटोटिक विभाजन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विभाजन के बाद 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के बराबर होती है। शरीर की वृद्धि इसी विभाजन द्वारा होती है। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण इसी विभाजन द्वारा होता है। तो यह है कि अर्धसूत्री यानी कि मायोटिक विभाजन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण इसी विभाजन द्वारा होता है। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन के बीच का अंतराल कहलाता है प्रोफेज, मेटाफेज, इंटरफेज, एनाफेज। तो कोशिका विभाजन के बीच का अंतराल कहलाता है इंटरफेज। नेक्स्ट है, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक है एपिथेलियम, संयोजी यानी कि कनेक्टिव, पेशीय यानी मस्कुलर, तंत्रिकीय यानी कि नर्वस। तो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक है संयोजी यानी कि कनेक्टिव। योनि मार्ग वजाइनल कैनाल का पीएच होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, अम्लीय व क्षारीय कुछ भी। तो योनि मार्ग यानी कि वजाइनल कैनाल का पीएच होता है अम्लीय, एसिडिक। नेक्स्ट है यूटेराइन यानी कि यूटेराइन नलिका में कौन से प्रकार का उपकला ऊतक पाया जाता है? तो यह है सिलिएटेड। और यूरिनी ब्लेडर में कौन सा उपकलीय ऊतक पाया जाता है? वो होता है ट्रांजिशनल यानी कि यूरिनरी ब्लेडर में कौन सा उपकलीय ऊतक पाया जाता है? ट्रांजिशनल। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं।